गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हिस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आदिकालीन मानव है किन किन तरीकों से अपना भोजन जुटाता था। यानी कि जो आदिकालीन मानव है वो अपना भोजन कैसे इकट्ठा करता था। देखो, आदिकाल मानव है वो कई तरीकों से अपना भोजन जुटाता है, जैसे संग्रहण यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करके, शिकार हंटिंग करके, अपमार्जन करके और मछली पकड़ना। ये तो सबसे पहले हमारा संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। यानी कि इस क्रिया में वो क्या करता था, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज हो गए, गुठलियाँ हो गए, बेर, फल, कंदमूल, इनको वो इकट्ठा कर लेता था। संग्रहण के संबंध में एक बात ध्यान में रखने योग्य ये है कि इस क्रिया के स्पष्ट प्रमाण बहुत ही कम मिलते हैं। यानी कि इसके सबूत बहुत कम मिले हैं। हमें प्राचीन जानवरों की हड्डियों के जीवाश्म तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पेड़ पत्तों के जीवाश्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो हमें केवल गल सड़कर जो पौधों के कार्बनिक रूप हैं वही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जला हुआ जैविक पदार्थ ही लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। फिर भी कुछ पुरातत्वविद जो खोज करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत पुराने ज़माने के कार्बनिक बीजों का साक्ष्य नहीं मिला, उन्हें अभी कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है। सेकंड है शिकार। शिकार सभ्यता बाद में शुरू हुआ, पहले वो शिकार नहीं करते थे। लगभग 5 लाख साल पहले जो स्तनपायी जानवरों के योजनाबद्ध शिकार करना और उनका वध करना, सबसे पुराने स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलते हैं। यानी 2 स्थानों से मिले हैं। ये स्थान है दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव और जर्मनी में सोनिंजन। इन 2 जगह से इस चीज़ का प्रूफ मिला है कि वो शिकार भी करते थे। फिर है अपमार्जन। अपमार्जन जैसे डिटर्जेंट होता है वो अपमार्जक होते हैं इन चीज़ों को साफ करने वाले। यानी कि अपमार्जन से मतलब ये है कि त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। अब ये माना जाने लगा कि जो आदिकालीन मानव है वो होमिनिड था, वो अपमार्जन के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा खुर्च कर निकालने लगे थे जो जानवर अपने आप मर जाते थे। यानी कि वो उनको भी खा लेते थे, या कई अन्य हिंसक जानवरों द्वारा जो जीव मार दिए जाते थे वो उनको भी खा लेते थे। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड थे वो जो छोटे स्तनधारी जानवर, स्तनपायी जानवर जैसे चूहे हो गए, चुचुंदर हो गए, जैसे कृंतक हो गए, पक्षियों, सरीसृपों और यहाँ तक कीड़े मकोड़ों को भी वो खा जाते थे। फिर है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका था। इस बात की जानकारी अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों से मिलने से, यानी जब मछली की हड्डियाँ मिली है उनसे हमें ये पता चला है कि ये मछलियों का पकड़कर उनको भी भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो ये आदिकाल के वो तरीके हो गए जिस तरीके से वो अपना भोजन ग्रहण करते थे। और हमारा सेकंड लेसन में क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके मारी नगर, यानी उसके अंदर एक मारी नाम का नगर था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। उसके बारे में आपने डिटेल में इसमें बताना है। जो मारी नगर था वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यानी जहाँ मेन व्यापार होता था वो व्यापारिक एरिया था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य सामान, यानी कि जो व्यापार की चीज़ें थी नावों के द्वारा फ़रात नदी वहाँ से बहती थी। फ़रात नदी के मार्ग से दक्षिण और तुर्की, सीरिया तथा लेबनान के उच्च प्रदेशों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर की समृद्धि का आधार भी व्यापार ही था। यानी वो समृद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पर व्यापार ज़्यादा था, इसलिए वो नगर बड़ा फेमस था, समृद्ध था। दक्षिणी नगरों में जो घिसाई होती थी या पिसाई के पत्थर की चक्कियाँ होती थी, लकड़ी, शराब, तेल ले जाने वाले जल पौधे में बड़े बड़े जहाज होते थे, वो मारी में, यानी कि वो सेंटर पॉइंट पर था, वो मारी में पहले रुका करते थे। मारी के अधिकारी लदे हुए सामानों की जांच करते थे, उसमें लदे माल के मूल्य का लगभग 10% पर बार, यानी कि टैक्स के तौर पर वसूल करते थे, जो विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। यानी कि जो सामान आता था उस पर टैक्स लगता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुछ पट्टिकाओं के साइप्रस के द्वीप अल्शिया से आने वाले तांबे का उल्लेख भी मिलते हैं। लाशिया से जो तांबा आता था उसका भी वर्णन मिलता है, वहाँ से तांबा भी आया करता था। यह द्वीप उन दिनों अपने तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए बड़ा ही फेमस था। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो मारी नगर था वो व्यापार तथा समृद्धि की दृष्टि से अद्वितीय था, यानी कि लाजवाब था, बेजोड़ था, उसके समान कोई और नहीं था। जो मारी का राजमहल कैसा था, जो मारी नगर था उसका राजमहल उसका सबसे ज़्यादा आकर्षण था, बड़ा फेमस था।
जो ये राजमहल था 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, यानी कि 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, एक बड़ा बहुत बड़ा विशाल भवन था। इसके अंदर 260 कक्ष कमरे बने हुए थे और यह वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ प्रशासन का तथा कीमती धातुओं के आभूषण बनाने का भी मुख्य केंद्र था, यानी कि वहाँ पर आभूषण बनते थे। अपने समय में ये इतना प्रसिद्ध था कि इसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया था, यानी कि उत्तरी सीरिया से भी एक राजा आया था जो स्पेशल उसको देखने आया था। अगर हम राजा के भोजन की बात करें तो भोजन की मेज़ पर प्रतिदिन भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। इसमें रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर शामिल होती थी। वह संभवतः यानी शायद अपने साथियों के साथ बड़े आंगन में बैठकर भोजन किया करता था और राजमहल का केवल एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर दिशा की ओर स्थित था। महल के अंदर विशाल खुले प्रांगण थे, सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा था वो विदेशी अतिथि और अन्य प्रमुख लोगों से उस कमरे में मिला करता था जहाँ पर भित्ति चित्र बने, यानी दीवारों पर बड़े सुंदर चित्र भी बने हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के उर नगर की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। जो उर नगर है वो उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। वहाँ पर जो नॉर्मल घरों की खुदाई थी 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। इसकी विशेषताएं, जो ये मेसोपोटामिया का उर नगर बसा हुआ था ना, इसमें टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियाँ थी, यानी कि नगर में जो गलियाँ थी वो टेढ़ी मेढ़ी पाई गई और संकरी यानी कि बीड़ी है। इससे ये पता चलता कि वहाँ के अनेक घरों तक पहिए वाली गाड़ी नहीं पहुँच सकती थी। तो अनाज के बोरे और ईंधन के गट्टे संभवतः गधों पर लाद कर, यानी कि जानवरों के द्वारा ही वो घरों तक पहुँचाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियाँ होने के कारण घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने के कारण इससे ये पता चलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव है, यानी कि नगर को योजना के आधार पर नहीं बसाया गया था। सेकंड पॉइंट हमारा जल निकासी। जो जल की निकासी यानी जल को निकालने के लिए नालियाँ और मिट्टी की नलिकाएं उन नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर, यानी छत से कोई भी चीज़ ढलान से नीचे आती तो घर के अंदर ही आती थी, घरों के भीतर ही आती थी। और वर्षा का पानी निकास नाली के माध्यम से भीतरी आंगन से बने बहुत बड़े होज तक टैंक सा बना लेते थे, उस होज में ले जाया जाता था। ये शायद इसलिए किया जाता है कि तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां पूरी तरह से कीचड़ से ना भर पाएँ, यानी कि जो बाहर कच्ची गलियां थी वहाँ पर कीचड़ ना जाए, इन होज में पानी इकट्ठा हो जाए। फिर है घरों की सफाई। जो ये लोग थे अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे, जिससे आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। और बाहर कूड़ा डालने से तो गलियों की सतह भी ऊंची उठ जाती थी और कुछ समय बाद घरों की दहलीज को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि क्योंकि बारिश आती थी तो वर्षा के बाद गली का कीचड़ था वो बहकर घरों के अंदर ना आ जाए, इसलिए घरों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खिड़कियों का अभाव। जो उन नगर के मकान बने हुए थे उन मकानों के कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। अब खिड़की नहीं होगी तो प्रकाश कैसे आएगा? तो प्रकाश आंगन में खुलने वाले दरवाजे से होकर कमरों तक आता था। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती है, यानी कि सीक्रेसी बनी रहती थी, कोई उनको देख नहीं पाता या जान नहीं पाता था। फिर है घरों के बारे में अंधविश्वास। उस टाइम घरों के बारे में भी कई अंधविश्वास प्रचलित थे, जो नॉर्मली वहाँ की पट्टिकाओं पर लिखे हुए थे, पट्टियाँ बनी हुई थी उनके ऊपर लिखे हुए थे कि वो उनके घरों के बारे में उनकी क्या मान्यता थी। तो उस विश्वास के आधार पर वो घरों के बारे में डिसीजन करते। जैसे मान लो यदि किसी घर की दहलीज ऊंची उठी होती थी, यानी घर ऊंचा उठा हुआ है तो इसका मतलब वह धन दौलत लाती है, यानी दहलीज ऊंची है घर की तो उस घर में धन दौलत ज़्यादा आएगा। दूसरा, यदि सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य लाता है, यानी कहने का मतलब होता है कि जो घर बना हुआ है उस घर के सामने दूसरे अपोजिट साइड में जो दूसरा घर है उसका दरवाज़ा ना खुले तो उसको भी ये सौभाग्यशाली मानते थे। तीसरा है, यदि घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण है कि दुख का कारण बन जाए, यानी कि घरों में लकड़ी के, इसका मतलब है कि घरों में लकड़ी के दरवाजे लगे होते थे, अगर वो दरवाज़ा बाहर की ओर खुलता था तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। फिर है शवों का दफन। जो डेड बॉडीज को दबाते थे उनके लिए उन नगरवासियों में एक अलग से एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई हैं, परंतु कुछ लोग घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए जाते हैं, यानी कुछ लोग अपने घर के अंदर ही फर्श खोदकर उसके नीचे ही दफना दिए जाते थे।
तो ये मेसोपोटामिया के जो उर नगर है उसकी विशेषताएं हैं, यानी कि इसमें टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियाँ, जल निकासी है, घरों की सफाई का उनका बंदोबस्त किया था, खिड़कियों का अभाव था, घरों के बारे में अंधविश्वास और शवों का दफन। तो आपने सिर्फ ये थर्ड क्वेश्चन अपनी फिर नोटबुक में लिखना, बाकी दोनों क्वेश्चन आपने पहले लिखे उनको आप लर्न कर लेंगे। और आगे हम इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे मेन लेसन्स के। ओके।